फिल्म की पटरी 2016 के कोलकाता विशाखापत्तनम हाईवे से शुरू होती है। यहाँ हमारा परिचय मिस्टर विश्वास से होता है, जो एक स्पोर्ट्स सेलेक्टर हैं। उनका काम है देश भर के कोने कोने से बेहतरीन एथलीट्स को ढूंढकर ओलंपिक जैसे बड़े मंचों पर भेजना, ताकि भारत गोल्ड और सिल्वर मेडल जीत सके। लेकिन जब वे स्पोर्ट्स एसोसिएशन के दफ्तर पहुँचते हैं तो वहाँ का माहौल बेहद तनावपूर्ण होता है। उनका बॉस गुस्से से लाल पीला हो रहा होता है। वो चिल्लाकर बताता है कि 130 करोड़ की आबादी वाले इस विशाल देश ने ओलंपिक में सिर्फ 2 मेडल जीते हैं। वो कहता है, मैंने तुम्हें दुनिया भर की सुविधाएं और पैसा दिया, लेकिन अगर अगली मीटिंग तक तुम्हारे पास ये बताने के लिए कोई ठोस जवाब नहीं हुआ कि हम इतने पीछे क्यों हैं और इस स्थिति को कैसे सुधारेंगे, तो मैं ये पूरा एसोसिएशन बंद कर दूंगा। फेडरेशन का सारा बजट मैं सरकार को वापस कर दूंगा, ताकि वो उसे डिफेंस या इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगा सके, क्योंकि खेल के मामले में हमारी हालत बेहद खराब है। वो कमरे में मौजूद सभी अधिकारियों पर निशाना साधते हुए कहता है कि न तो वे खुद खेलते हैं और न ही अपने बच्चों को खेलने देते हैं। किसी का बेटा डॉक्टर है तो किसी का विदेश में पढ़ रहा है। जब सेलेक्टर्स खुद खेल से दूर होंगे तो बेस्ट प्लेयर्स कैसे चुनेंगे और देश के लिए मेडल कौन लाएगा? इस अल्टीमेटम के बोझ तले मिस्टर विश्वास सड़क पर चल रहे होते हैं और मन ही मन सोच रहे होते हैं कि आखिर ऐसे बेहतरीन एथलीट्स कैसे खोजे जाएं। तभी उनकी नजर गोदावरी नदी के एक पुल पर पड़ती है, जहां से एक व्यक्ति बिना किसी सुरक्षा के नीचे कूद रहा होता है। ये दृश्य विश्वास के मन में एक सवाल खड़ा कर देता है। ऐसे देश में जहां एक स्कूटर पर 4-4 बच्चे और पत्नी के साथ सवार होकर बिना हेलमेट के घूम रहे हों, जहां लोगों को सेफ्टी और परिवार नियोजन का ज्ञान ही न हो, वहां मेडल कैसे आएंगे? वो खुद को कोसने लगते हैं। तभी उनकी नजर एक बस पर पड़ती है, जिसमें बैठे कुछ लड़के सामने चल रहे क्रिकेट मैच को देखकर जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं। विश्वास अपने ड्राइवर को उस बस का पीछा करने का आदेश देते हैं। बस का पीछा करते हुए वे एक मैदान पर पहुंचते हैं, जहां स्टेट लेवल की सिलेक्शन प्रक्रिया चल रही होती है। वहां के गांव के लड़के खेल में बेहद माहिर दिखाई देते हैं। क्रिकेट, कुश्ती और दौड़ जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं में लड़के एक दूसरे से भिड़ रहे होते हैं। जब उनसे उनके प्रेरणा स्रोत के बारे में पूछा जाता है तो कुछ सुपरस्टार सचिन तेंदुलकर का नाम लेते हैं तो कुछ यूसेन बोल्ट का। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर लड़के केवल एक ही नाम ले रहे होते हैं, पेड्डी। खेल चाहे कोई भी हो, प्रेरणा का स्रोत बस एक ही नाम था। ये सुनकर विश्वास हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये पेड्डी कौन है जिसने हर खेल को प्रभावित किया है, भले ही खेल का रूप बदल गया हो। वे उस व्यक्ति के बारे में पूछताछ शुरू करते हैं। तभी एक स्थानीय आदमी आगे आता है और कहता है कि पेड्डी इसी आसपास के गांव में रहता है और अगर वे चाहें तो वो उनसे मिलवा सकता है। फिर वो एक पत्थर की ओर इशारा करते हुए कहता है, सर, जिस पत्थर पर आप बैठे हैं उसे पेड्डी पत्थर कहा जाता है। विश्वास मुस्कुराते हुए पूछते हैं कि क्या ऐसा संभव है? वो आदमी बताता है कि पेड्डी ने इस पत्थर को दूसरे मैदान से नहीं बल्कि 2 मैदान छोड़कर तीसरे मैदान से फेंका था और वो सीधा आकर यहाँ गिरा है। ये बात सुनकर विश्वास दंग रह जाते हैं और तुरंत पेड्डी से मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। पेड्डी से मिलने के लिए न तो कोई गाड़ी जाती है और न ही कोई ट्रेन। उन्हें पैदल ही जंगल और पहाड़ियों के रास्ते उस अनजान गांव की ओर बढ़ना पड़ता है। रास्ते में वो स्थानीय आदमी पेड्डी की कहानी सुनाना शुरू करता है। कहानी की शुरुआत 1990 के दशक से होती है। रामपूजी, जिसका किरदार दीपेंदु ने निभाया है, विजयनगर शहर में रहता है और वहाँ का क्रिकेट मास्टर माना जाता है। वहीं दूसरी ओर पेड्डी एक पहाड़ी मजदूर है, जिसके गांव का न तो कोई नाम है और न ही कोई पहचान। मजदूरी के सिलसिले में वो विजयनगर आता है, जहां उसकी बोली लगती है 601 रुपए की बोली, पर दिवेंदु हर 100 रुपए पर 1 रुपए की बढ़ोतरी करता है, ताकि पेड्डी रामपूजी के पास न जाए। पेड्डी गुरु के कारखाने में काम करता है, क्योंकि उसका बनाया हुआ गुड़ कोलकाता के हर ठेकेदार को पसंद आता है। काम खत्म करने के बाद वो सीधा मैदान पहुंच जाता है, जहां रामपूजी और उसके प्रतिद्वंद्वी के बीच क्रिकेट मैच चल रहा होता है। प्रतिद्वंद्वी टीम ने 160 रन बना लिए थे और रामपूजी की टीम को जीत के लिए 161 रन चाहिए थे, लेकिन रामपूजी के सारे खिलाड़ी 100 रन पर ही आउट हो जाते हैं। तभी पेड्डी मैदान में उतरता है। भाई, उसका प्रदर्शन देखकर थिएटर में सीटियां बज उठती हैं। वो एक के बाद एक शानदार शॉट मारता है और अंत में एक चौका लगाकर मैच जिता देता है। रामपूजी कहता है कि आखिरी शॉट वो मारेगा, लेकिन पेड्डी खुद ही वो शॉट मार देता है। इस जीत से पूरा गांव खुश हो जाता है, क्योंकि बैटिंग पर लगे पैसे से उन्हें 601 रुपए मिल जाएंगे और गांव वाले आराम से रह पाएंगे। इसके बाद नजारा गुरु के कारखाने की ओर शिफ्ट होता है। वहाँ पहाड़ी गांव के मजदूरों को 2 लोगों की जोड़ी के लिए दिन भर काम करने पर केवल 20 रुपए मिलते हैं, जबकि विजयनगर के एक व्यक्ति को अकेले 20 रुपए मिल जाते हैं। इसका कारण ये है कि पहाड़ी लोगों के पास न तो आधार कार्ड है और न ही राशन कार्ड। सरकार की नजर में वे अस्तित्वहीन हैं। वे गुमनाम लोग हैं, जिनके मरने या जीने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। रात को सोने के लिए उन्हें एक गोदाम में जाना पड़ता है, जहाँ थोड़े बहुत
पंखे होते हैं और उसके लिए भी उनसे 2 रुपए लिए जाते हैं। उनके पास पहनने के लिए ठीक कपड़े नहीं होते। वे विजयनगर के फेंके हुए कपड़े पहनते हैं और बचे खुचे खाने पर गुजारा करते हैं। कहानी सुनाने वाला व्यक्ति बताता है कि वे सुबह सूरज निकलने से पहले निकलते थे और गांव तब पहुंचते थे जब सूरज ढल चुका होता था। उनके गांव में सूरी नाम का एक व्यक्ति था जिसे लोग पागल समझते थे। सूरी हमेशा ये चाहता था कि ट्रेन उनके गांव में रुके। वो कहता था कि अगर ट्रेन रुक गई तो उनकी जिंदगी बदल जाएगी। वे 1 घंटे में विजयनगर और शहर पहुंच सकेंगे जहां उन्हें इंसानों जैसी जिंदगी और अच्छे कामकाज का मौका मिलेगा। वो हमेशा लाल झंडा लहराता था, लेकिन ट्रेन कभी नहीं रुकती थी। गांव में न तो कोई हॉस्पिटल था और न ही कोई सुविधा। बुखार होने पर जंगल के रास्ते अस्पताल ले जाते जाते कई लोग रास्ते में ही दम तोड़ देते थे। पेड्डी हमेशा सूरी की मदद करता था और उसे पैसे देता था ताकि वह सरकार को चिट्ठी भेज सके। सूरी ने 30 साल तक सरकार को चिट्ठियां भेजी, लेकिन ट्रेन कभी नहीं रुकी क्योंकि उनके पास कोई पहचान पत्र नहीं था। सरकार उन्हें केवल सस्ते दिहाड़ी मजदूर के रूप में देखती थी। कमाई करके जब लोग गांव लौटते हैं तो कहानी सुनाने वाले व्यक्ति की बेटी का जन्म हुआ होता है, लेकिन उसे ये खबर 2 दिन बाद पता चलती है। दूसरी ओर एक व्यक्ति अपने बेटे के लिए स्लेट पर 4 अक्षर लिखकर लाता है ताकि वह उन्हें सीख सके। पेड्डी अपनी माँ के साथ रहता है और हमेशा शादी की जिद करता है। तभी एंट्री होती है अजी अम्मा की, जिसका किरदार जानवी कपूर निभा रही हैं। उसके पिता मंत्री बनना चाहते हैं और पिछले 20-30 सालों से रामपूजी के मामा के खिलाफ हर चुनाव हार रहे हैं। इस बार अजी अम्मा अपनी ही खेत में आग लगा देती है ताकि लोगों को सहानुभूति मिले और 16 गांव उनके पिता को वोट दें। वो दिखने में बेहद खूबसूरत और तेज तर्रार होती है। प्रचार के दौरान पेड्डी की नजर उस पर पड़ती है और वो उसके फिगर पर फिदा हो जाता है। वो उसकी शक्ल देखने की हिम्मत भी नहीं करता, बस उसके फिगर को ही देखता रह जाता है। उसी रात अजी अम्मा कुछ गांव वालों को दारू, पैसा और मटन खिला रही होती है और औरतों को साड़ी गहने बांट रही होती है ताकि वे उनके पक्ष में वोट करें। इस मौके का फायदा उठाकर पेड्डी और उसके 2-3 दोस्त वहां घुस जाते हैं। पेड्डी छुपकर अजी अम्मा के कमरे में पहुंच जाता है। उसके दोस्त डर के मारे लाइट बंद कर देते हैं। पेड्डी मौका देखते ही आगे बढ़ता है और डरी हुई अजी अम्मा को किस कर लेता है और लाइट जलने से पहले वहां से भाग निकलता है। अजी अम्मा के दोस्त उसे चेतावनी देते हैं कि अगर ये बात बाहर आई तो उसकी बदनामी होगी, इसलिए चुनाव तक चुप रहो वरना हम उस शख्स को ढूंढ कर पीटेंगे। चुनाव नजदीक आता है और अजी अम्मा की बढ़ती लोकप्रियता से रामपूजी जलने लगता है। वो स्टेज पर उसकी बेइज्जती करने की साजिश रचता है। वो अपने आदमियों को भेजता है जो फूल देने के बहाने ऊपर जाकर अजी अम्मा का सलवार काटने की कोशिश करते हैं। सलवार नीचे आने ही वाला होता है कि पेड्डी वहां मौजूद होता है। वो तुरंत टेंट फाड़ देता है जिससे टेंट नीचे गिर जाता है और अजी अम्मा की इज्जत बच जाती है। हालांकि एक फोटोग्राफर ने कुछ तस्वीरें खींच ली होती हैं। रात में जब रामपूजी अपने दोस्तों के साथ इस बात पर चर्चा कर रहा होता है कि किसने उस पल को खराब किया, तो वो फोटोग्राफर आकर बताता है कि उसने फोटो खींच ली है और कल ये अखबार में छपेगी। रामपूजी फोटो प्रिंट कराने भेज देता है। तभी पेड्डी वहां आता है और चेहरा छुपाकर सभी को बुरी तरह पीटता है, लेकिन वे लोग पंफलेट जलाकर उसका चेहरा पहचान लेते हैं। रामपूजी चुनौती देता है कि एक पहाड़ी मजदूर उससे टकराने की हिम्मत कैसे कर सकता है। वो धमकी देता है कि पेड्डी के भाई को नंगा करके गांव में घुमाएगा। पेड्डी गुस्से में आकर उन सबको पीटता है और रामपूजी के भाई को बिना कपड़ों के गांव के बाहर बांध देता है। पूरा गांव ये तमाशा देखता है और रामपूजी बदला लेने की कसम खाता है। कहानी का रुख दंगल की ओर मुड़ता है जहां हम हिंद केसरी गौर नायडू को देखते हैं। उनका सबसे बेहतरीन पहलवान भद्रा है जो नियमों की परवाह किए बिना धोखे से खेलता है। गौर नायडू इससे खुश नहीं है क्योंकि उनका मानना है कि खेल हमेशा जिंदा रहना चाहिए। वापस मैदान में पेड्डी की बोली लग रही होती है। प्रताप और रामपूजी मिलकर पेड्डी की बोली लगाते हैं। प्रताप केवल 10 पैसे की बोली लगाता है और रामपूजी 1 रुपए की। 3 बार पुकारने के बाद पेड्डी 1 रुपए में बिक जाता है। पेड्डी समझ जाता है कि ये बदले की साजिश है। रामपूजी उसे अभी नहीं मार रहा क्योंकि गांव में अजी अम्मा वाली घटना की चर्चा फैल सकती है जो उसके चुनाव को प्रभावित करेगी। मैच शुरू होता है। इस बार पेड्डी को बैटिंग के लिए नहीं भेजा जाता। प्रताप के आदमी एक एक करके आउट होते जाते हैं और रामपूजी जीत रहा होता है। गुस्से में पेड्डी खुद मैदान में उतरता है। वो देखता है कि उसकी अपनी ही टीम के लोग उसे जबरदस्ती रन आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो किसी तरह खुद को बचाते हुए खेलता है और शानदार प्रदर्शन करता है। पूरा मैदान पेड्डी पेड्डी चिल्लाने लगता है। ये आवाज गौर नायडू के अखाड़े तक पहुंच जाती है और वे भी मैच देखने आ जाते हैं। पेड्डी को समझ आ जाता है कि विरोधी टीम और उसकी अपनी टीम मिल चुके हैं। रामपूजी उसके पास आकर कहता है, तुझे अपनी औकात दिखानी थी। तू 1 रुपए में बिक गया। हम ऊंची जात के हैं, हमारा गांव है, हमारी पहचान है। आज तूने जो मेरे साथ किया कल प्रताप के साथ कर सकता है। पेड्डी को एहसास होता है कि वो 11 खिलाड़ियों से नहीं बल्कि 22 खिलाड़ियों से लड़ रहा है। वो जान लगाकर खेलता है
लेकिन आखिरी गेंद पर धोखे से उसे हरा दिया जाता है। रामपूजी स्टंप छोड़कर दूसरा आदमी निकल जाता है और गेंद विकेट को छू जाती है। मैच खत्म, टीम हार जाती है। पेड्डी की कमाई केवल 1 रुपए रह जाती है और गांव वालों के सारे पैसे डूब जाते हैं। लेकिन फिर भी मैच देखने आए सभी लोग पेड्डी के प्रदर्शन की तालियां बजाते हैं और पेड्डी पेड्डी चिल्लाते हैं। ये सब गौर नायडू देख रहे होते हैं। पेड्डी खुद पर गुस्सा करता है। उसे लगता है कि उसकी कोई औकात नहीं है। लोग उसका मजाक उड़ाकर चले जाते हैं। तभी गौर नायडू उसके पास आते हैं और कहते हैं, तू कुश्ती करेगा। पेड्डी कहता है कि उसे दिहाड़ी चाहिए। गौर नायडू जवाब देते हैं, ये दिहाड़ी के लिए नहीं, खेल के लिए है। आज तू हार गया, फिर भी लोग तेरे नाम के जयकारे लगा रहे हैं। तू ये सब कभी नहीं समझेगा। दूसरी ओर सूरी नए जीते हुए विधायक के पास जाता है और बताता है कि उनके 1800 लोग 32 सालों से इस समस्या से जूझ रहे हैं। विधायक को लगता है कि इससे उसका वोट बैंक बढ़ेगा। वो कागज ले लेता है, लेकिन उसका पीए बताता है कि सर, ये लोग सरकार के रिकॉर्ड में नहीं है, इनका कोई पहचान पत्र नहीं है और ये वोट भी नहीं दे सकते। विधायक को गुस्सा आ जाता है। वो कागज फाड़ देता है और सूरी को पीटवा देता है। सूरी टूटा हुआ गाँव लौटता है और पेड्डी से कहता है कि ये सब भूल जाओ, हमारी जिंदगी ऐसे ही बीतेगी। अगले दिन फिर से ट्रेन आती है और सूरीलाल झंडा लेकर ट्रैक के बिल्कुल बीच में खड़ा हो जाता है। ट्रेन का गार्ड चिल्लाता है कि गाड़ी रोकनी पड़ेगी वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। पेड्डी और बाकी लोग उसे बचाने के लिए भागते हैं। पेड्डी उसे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन सूरी के आधे शरीर को कुचल देती है। मरते मरते सूरी कहता है, पेड्डी, मैं इसलिए ट्रेन रोकना चाहता था ताकि 1 घंटे में हम दूसरे गाँव पहुँच सकें, ताकि हमारे बच्चों और उनके बच्चों में कोई फर्क न रहे। हमें रोजगार मिले, हमारी जिंदगी सुधरे और हमें एक पहचान मिले। हमारे गांव के नाम से एक स्टेशन हो। मरना आसान है, बाहरन मजदूर बनकर जीना सबसे मुश्किल है। यही सूरी के आखिरी शब्द थे। सूरी की मौत से पेड्डी और बाकी गांव वाले आग बबूला हो जाते हैं। वे ट्रेन की पटरी उखाड़ देते हैं और उस पर केरोसिन डालकर आग लगा देते हैं। जब ये बात सरकार को पता चलती है तो पुलिस आकर सभी गांव वालों को उठा लेती है। उन्हें बेरहमी से पीटा जाता है, उनके खून निकल दिए जाते हैं। सूरी के शव को लावारिस बता दिया जाता है क्योंकि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। पेड्डी पुलिस ऑफिसर से विनती करता है कि उन्हें सूरी का शव ले जाने दें ताकि वे उसका अंतिम संस्कार कर सकें। वो कहता है, 32 साल से यह कागज लेकर घूम रहा था, किसी ने नहीं सुना, हम सब भूल जाएंगे, बस हमें इसका शव ले जाने दें। लेकिन पुलिस ऑफिसर मना कर देता है और धमकी देता है कि अगर शव नहीं छोड़ा तो बाकी सबकी भी लाशें बिछा दी जाएंगी। मजबूरन पेड्डी को झुकना पड़ता है। उसे एहसास हो जाता है कि बिना पहचान के उनका कोई अस्तित्व नहीं है। पहचान बनाने के लिए पेड्डी सीधा गौर नायडू के अखाड़े में पहुंचता है और कहता है, मुझे कुश्ती सीखनी है। गौर नायडू कहते हैं कि यहाँ मजदूरी नहीं मिलेगी। पेड्डी जवाब देता है, मुझे मजदूरी नहीं, मुझे नाम और पहचान चाहिए जो मैं अपने पूरे गांव को देना चाहता हूँ। भद्रा और अन्य पहलवान पेड्डी से नाराज होते हैं, लेकिन गौर नायडू उसे अखाड़े में काम करने देते हैं। शुरू में उसे कुश्ती नहीं सिखाई जाती, बल्कि बोरे ढोने, कुएं से पानी खींचने और मिट्टी काटने जैसे काम दिए जाते हैं। जब पेड्डी शिकायत करता है तो गौर नायडू समझाते हैं कि ये सारे काम कुश्ती के मूव्स हैं। धीरे धीरे पेड्डी कुश्ती सीखने लगता है। वो पानी के अंदर सांस रोकने का भद्रा का रिकॉर्ड तोड़ देता है। भद्रा को डर सताने लगता है कि पेड्डी उसे पीछे छोड़ देगा। जिला स्तर का मुकाबला होता है। गौर नायडू भद्रा के बजाय पेड्डी को भेजते हैं। विरोधी टीम पेड्डी का मजाक उड़ाती है, लेकिन पेड्डी चुनौती देता है कि वो उनके 2 बेहतरीन पहलवानों को अकेले हरा देगा। गौर नायडू इस बात पर ताली बजाते हैं। पेड्डी दोनों को धूल चटा देता है। ये देखकर गौर नायडू का सीना गर्व से फूल जाता है। उसी रात अजी अम्मा छुपकर पेड्डी से मिलने आती है। वो उसे धन्यवाद देती है कि उसने उस दिन टेंट गिराकर उसकी इज्जत बचाई, लेकिन कहती है कि उसे उस शख्स को भी ढूंढना है जिसने उसका चुंबन लिया था। पेड्डी कहता है कि वो उसे भी ढूंढ लेगा। तभी अजी अम्मा का पैर फिसलता है और पेड्डी उसे पकड़ लेता है। उसकी सांस और शरीर की बनावट से अजी अम्मा को एहसास हो जाता है कि वही शख्स पेड्डी था। वह पहले तो उसे भला बुरा कहती है, लेकिन पेड्डी अपना प्यार जाहिर करता है कि उसे फूल या गिफ्ट देना नहीं आता, बस छूकर ही प्यार जताना आता है। अजी अम्मा गुस्से में चली जाती है। गौर नायडू एक चाल चलते हैं। वे घोषणा करते हैं कि जो भी कुश्ती में पेड्डी को हरा पाएगा उसे उनका विरासती कड़ा दे दिया जाएगा। ये कड़ा सिसोदिया रवि तेजा के परिवार की विरासत है, जिसे गौर नायडू ने पहले हराकर उनके पैर में पहनाया था। सिसोदिया को जब पता चलता है कि गौर नायडू को पेड्डी पर गर्व है तो वो बदला लेने के लिए खुद पेड्डी को नेशनल लेवल के लिए रिकमेंड कर देता है, ताकि पूरे भारत के सामने गौर नायडू की बेइज्जती हो सके। नेशनल प्रतियोगिता में पेड्डी
एक एक करके सभी को हराता है। लेकिन भद्रा, जो पेड्डी की सफलता से जल रहा होता है, उसे गले लगाने के बहाने उसके पैर में चोट पहुंचा देता है और सिसोदिया को बता देता है कि पेड्डी का पैर निशाना बनाया जाए। फाइनल मैच में विरोधी पहलवान पेड्डी के पैर पर वार करता है। पेड्डी दर्द को नजरअंदाज करते हुए एक शानदार 4 पॉइंट मूव मारता है और जीत जाता है, लेकिन फाइनल तक पहुंचने के बाद वो गिर पड़ता है। अस्पताल में डॉक्टर बताते हैं कि पेड्डी के दाहिने पैर की एक खास नस क्षतिग्रस्त हो गई है, उसे रिकवरी में सालों लगेंगे और वो अब कुश्ती नहीं लड़ सकता। पेड्डी रोता है, बिलखता है। वो कहता है, अगर मैं खेल से दूर हो गया तो मेरे गांव वालों को कैसे पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। मैंने विजयनगर का नाम लेकर लड़ाई लड़ी ताकि एक दिन मेरा गांव मुझे पहचाने। तभी गौर नायडू चिल्लाते हैं, पहाड़ी मजदूर, तू क्यों नहीं समझ रहा? तू 3 दिन से कोमा में था, मैच हो चुका है और तुझे सिल्वर मेडल मिल चुका है। पेड्डी गांव लौटता है और अपने इनाम की राशि गांव वालों में बांट देता है। वो सरकारी नौकरी का लेटर फाड़ देता है और नई दिल्ली के लिए निकल पड़ता है। वह संसद के बाहर हर मंत्री के दफ्तर के सामने अपने स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स और ओलंपिक खेलने के प्रमाण लेकर बैठ जाता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। अंततः वो बैरिकेड तोड़कर एक मंत्री तक पहुंचता है। मंत्री उसे देखकर कहता है, तुमने ओलंपिक में खेला लेकिन सिल्वर मिला, गोल्ड नहीं। अखबारों में तुम्हारी फोटो नहीं आई। जब तक गोल्ड नहीं जीतोगे तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा। वर्तमान समय में वह स्थानीय आदमी मिस्टर विश्वास से कहता है, सर, आपका हीरो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वे पहाड़ी पर पहुंचते हैं। फ्लैशबैक में पेड्डी, जिसका दाहिना पैर ठीक से काम नहीं कर रहा था, एक स्पोर्ट्स एकेडमी देखता है जहां पैरा एथलीट्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वो देखता है कि बिना हाथ या पैर के लोग आर्टिफिशियल लिम्ब से दौड़ रहे हैं और उन्हें वही इज्जत मिल रही है। पेड्डी एक फैसला लेता है। वो ट्रेन की पटरी पर अपना दाहिना पैर रख देता है और एक इलेक्ट्रिक पोस्ट से टकराकर उसे कटवा लेता है। उसे भयंकर दर्द होता है और वो अस्पताल में भर्ती हो जाता है। वापस वर्तमान में वे उसी जगह पहुंचते हैं जहां सूरी कभी झंडा लहराता था। आज वहां एक प्लेटफॉर्म बन चुका है जिसके सामने पेड्डी की एक मूर्ति खड़ी है जिसके एक पैर में आर्टिफिशियल लिम्ब लगा है। मिस्टर विश्वास हैरान रह जाते हैं। स्थानीय आदमी बताता है, सर, सब कहते थे कि उनका फेवरेट खिलाड़ी पेड्डी है। आज मैं बताता हूँ कि मेरा और पूरे गांव का फेवरेट खिलाड़ी पेड्डी है। उसने प्रतियोगिता में फर्स्ट आने के लिए अपने पैर की बलि दे दी। आर्टिफिशियल लेग से दौड़कर उसने पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीता। जीत के बाद पेड्डी ने मेडल नहीं लिया बल्कि माइक मांगा। उसने घोषणा की, मैं भारतीय नहीं हूँ। मुझे खेलने के लिए विजयनगर का नाम लेना पड़ा, लेकिन असल में मैं एक पहाड़ी गांव से हूँ। भारत में हमारे जैसे 1800 गांव हैं जिनका कोई आधार कार्ड या राशन कार्ड नहीं है। हम मरें या जिएं, सरकार को फर्क नहीं पड़ता। हम लावारिस हैं। मैं चैंपियन बनने के लिए नहीं आया था। मैं इसलिए आया था ताकि मेरे गांव में ट्रेन रुके, हमें सुविधा मिले और हमें एक पहचान मिले। ये सुनकर मंत्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पेड्डी अंततः ट्रेन से अपने गांव लौटता है। उसकी माँ और पूरा गांव आंसुओं से उसका स्वागत करते हैं। अजी अम्मा का गुस्सा प्यार में बदल चुका होता है। रामपूजी, प्रताप और भद्रा अपनी गलती मानते हैं और पेड्डी को दिल से अपनाते हैं। स्टेशन मास्टर आता है और घोषणा करता है कि आज से ट्रेन यहाँ रुकेगी और स्टेशन का नाम पेड्डी स्टेशन होगा। पेड्डी मुस्कुराते हुए कहता है, इसका नाम मुझसे नहीं, सूरी के नाम पर होना चाहिए, जिसने 32 साल तक इसके लिए संघर्ष किया। वर्तमान में मिस्टर विश्वास भावुक हो जाते हैं। वे तय करते हैं कि वे अब हर गांव-गांव जाकर टैलेंट ढूंढेंगे और भारतीय खेल को आगे बढ़ाएंगे। तभी ट्रेन आने की घोषणा होती है। विश्वास पूछते हैं, यहाँ तो ट्रेन आती है, फिर तुमने मुझे झूठ क्यों बोला कि यहाँ ट्रेन नहीं आती? वो आदमी मुस्कुराता है, सर, अगर मैं आपको जंगल के रास्ते नहीं लाता तो आप हमारी पीड़ा कभी नहीं समझ पाते। विश्वास मुस्कुराते हैं और भारतीय खेल को बदलने के संकल्प के साथ वहाँ से चले जाते हैं और इस तरह पेड्डी की यह दमदार कहानी खत्म होती है।